बना है। यानी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान गंगा तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने से निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है? अवसादों से निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे अवसाद जमा होंगे। तो मान लीजिए अगर हम इनको चट्टान माने, हम जैसे चट्टान में बताए थे कि आपको टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टान पढ़ाएंगे, तो उसमें टर्शियरी चट्टान के बारे में हिमालय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए कि हिमालय का निर्माण ही जो टर्शियरी चट्टान हुआ, तो हिमालय के निर्माण से टर्शियरी चट्टान डेवलप हुआ था। और जो क्वाटरनरी चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान को हम लोग बोलते हैं, इसी मैदान को बोलते हैं। यानी जो चट्टान हुई क्वाटरनरी चट्टान को, जो क्वाटरनरी मतलब चौथे प्रकार की जो चट्टान है, इसी मैदान को बोलते हैं। यानी जो, जैसे आप मिट्टी का एक डिफिनेशन जानते होंगे कि मिट्टी किसको कहते हैं, तो मिट्टी भी एक प्रकार की क्या है? चट्टान ही है। जैसे जो क्रस्ट, पृथ्वी का जो क्रस्ट बनता है, ये मान लीजिए क्रस्ट है, ऊपर वाला पार्ट, तो इस पे मान लीजिए हवाओं द्वारा, बारिश द्वारा या हिम द्वारा इसको क्या किया जाता है? अनेक प्रकार से इसको डेनोडेशन किया जाता है, यानी इसका अनुच्छादन किया जाता है। तो जब अनुच्छादन किया जाता है, या फिर जब आप इस पे देखे होंगे, आप लोग गति करते हैं सुबह शाम, या फिर जीव जंतु जो इस पे क्या करते हैं? गति करते हैं, यानी इस पे चलते हैं। तो इस क्रस्ट पे आप देखे होंगे, पहले ये क्रस्ट चट्टान जैसी थी, लेकिन अनेक प्रकार के डेनोडेशन से, अनुच्छादन से, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे कण डेवलप हो जाते हैं। इसको आप लोग ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में धूल बोलते होंगे। यहाँ पे ऊपरी पार्ट में छोटे छोटे कण डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की चट्टान ही है, क्योंकि ये चट्टान के ही टूटने से बना है, चट्टान के अनुच्छादन से बना है। लेकिन वो वनस्पति धारण करने योग्य हो गया है, यानी उसमें वनस्पति डेवलप हो सकती है, इसीलिए उसको हम लोग मिट्टी बोल देते हैं। लेकिन वो एक टाइप की क्या है? चट्टान ही है वो। तो यही जो क्वाटरनरी टाइप की चट्टान है, इसी में हम लोग इन मैदानों का अध्ययन करते हैं। तो ये भी मैदान क्या है? एक प्रकार के अवसाद से बना है। बोले हैं कि गंगा का मैदान गंगा तथा इनकी सहायक नदियों के अवसाद से डेवलप हुआ है। तो जो ये अवसाद से डेवलप हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की क्या हुई? अवसादी चट्टान हुई। इसीलिए जब ये अवसादी चट्टान है, तो ये लेयर के रूप में बिछी हुई है। जब ये लेयर के रूप में बिछी हुई है, तो ये भूकंप के झटकों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है। यानी जो भूकंप का शॉक आता है, जो वेव आता है, उसको ये आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है। तो ये जो गंगा का मैदान है, गंगा तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने से निर्माण हुआ है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटा जाता है। 3 भाग में बांटा जाता है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, 3 भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक को बोलते हैं गंगा का ऊपरी मैदान, ऊपरी मैदान। इसके बाद ये पाला है। इसके बाद गंगा का मध्य मैदान, मध्य मैदान। इसके बाद गंगा का निम्न मैदान, गंगा का निम्न मैदान, गंगा का निम्न मैदान। यानी इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। गंगा के मैदान को 3 पार्ट में बांटा जाता है: गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निम्न मैदान। जैसे
ये मान लीजिए भारत का मैप है। तो ये आप जानते हैं कि यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग में। इसके बाद उनको गंगा नदी बोलते हैं। तो खैर उससे हम लोग को अभी नदियों के उद्गम में हम पढ़ाएंगे, आगे आएंगे तो नदियों के चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए जानिए ये गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निम्न मैदान। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यमुना नदी, और यहाँ से देखेंगे यूपी से, सहारनपुर से मेनली ये गंगा नदी निकलती है। और यहाँ पे ये है यमुना नदी, इलाहाबाद में आकर मिलती है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, मैं अलग से बना लेता हूँ। ये तो आप लिख लिए होंगे। ये जैसे है, यहाँ पे ये मान लेता हूँ ये है मेनली गंगा नदी। तो ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, सहारनपुर से प्रवेश करती है। इसके बाद इसी उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, इलाहाबाद में आके मिलती है। तो ये है यमुना नदी, ये गंगा नदी। इसके बाद यहाँ पे आके रामगंगा नदी मिलती है। इसके बाद गोमती नदी, गोमती के बाद ये है घाघरा, गंडक। अनेक प्रकार की नदियां आके मिलती है इधर, अनेक नदियां आकर मिलती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और ये महानंदा, ये मान लीजिए नदियां हैं। इसके बाद यहाँ से अनेक प्रकार की नदियां जो यमुना की सहायक हैं, चंबल, बेतवा, केन। इसके बाद यहाँ आकर सोन नदी मिलती है, यह है सोन नदी। मेन हम ऐसे नदियां नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कुछ कुछ नदियां हैं। इसी पे हम लोग जान जाते हैं गंगा के मैदान के बारे में, इसी पे समझ जाए। तो जो 100 डिग्री तक लाइन है, ये 100 डिग्री समोच्च रेखा है, 100 डिग्री समोच्च रेखा है। इस नदी को हम अभी मिटा देते हैं, जो रामगंगा नदी है। यह है 100 डिग्री समोच्च रेखा है, 100 डिग्री समोच्च, समोच्च यानी समोच्च मतलब सम प्लस ऊंच, यानी जो समान ऊंचाई के, जो समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा है। जो समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को ही समोच्च रेखा कहते हैं, समोच्च रेखा। तो ये कुछ नहीं है, बस 100 डिग्री देशांतर रेखा है, 100 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 100 डिग्री समोच्च रेखा है, या इसको बोलते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो जो 100 डिग्री समोच्च रेखा है, या 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो इससे पहले, और जो ये यमुना नदी है, हम आपको बताए थे कि यहाँ हरियाणा है। तो हरियाणा के इधर में पंजाब था, पंजाब के बाद ये वाला क्षेत्र, ये मान लीजिए पंजाब था, जो कि हम बता चुके हैं। रचना, बारी, बिस्ट दोआब, इसके बाद मलवा प्लेन, मलवा प्लेन के बाद यहाँ बताए थे भिवानी बांगर, भिवानी बांगर। सॉरी, उस टाइम पे हम शायद सागर बोल दिए थे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा भिवानी बांगर, उसमें भी सुधार कर लीजिएगा, भिवानी बांगर। भिवानी बांगर के बाद जो ये वाला है 100 डिग्री समोच्च रेखा तक, इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। यानी जो ये वाला है, ये वाला, इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। यह है ऊपरी गंगा का मैदान। और जो 100 से 200 सेंटीमीटर की रेखा की है, यहाँ फरक्का तक आती है, यहाँ तक मान लीजिए। तो इसको बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान,
इसको क्या बोलेंगे? मध्य गंगा का मैदान। यह है 150 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद जो यहाँ पे आती है, ये मैं अभी नदियां मिटा देता हूँ, ये नदियां मिटा देता हूँ, बस ये है मध्य गंगा का मैदान। इस नदियों का भी कोई काम नहीं है। तो ये जो 100 डिग्री लाइन है, ये 100 डिग्री लाइन, इसको 100 समोच्च रेखा बोलते। तो इससे जो ऊपर की तरफ बनी ऊपरी गंगा का मैदान, ये लगभग देखेंगे तो यूपी, जो पश्चिमी यूपी है, सहारनपुर का एरिया, सहारनपुर, मेरठ, ये सब का एरिया मुरादाबाद का एरिया इसमें आ जाता है। इसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये है मध्य गंगा का मैदान। ये वाला एरिया मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। इसके बाद जो यहाँ है, इसको बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, जो कि बंगाल और बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो बंगाल और बांग्लादेश में जो मैदान बना है उसको बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद जो बिहार और पूर्वी यूपी का एरिया जो है, उसमें देखेंगे तो ये मध्य गंगा का मैदान है। इसके बाद जो पश्चिमी यूपी और सहारनपुर का जो एरिया है, उसमें बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। तो ये गंगा के मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें भी अलग अलग विभाजन है, ये तो आप समझ गए थे हरियाणा और पंजाब के मैदान को। इसमें भी जो ऊपरी गंगा का मैदान है, जो हम बोल रहे हैं आप वो लोग लिखते चलिएगा। तो जो ये वाला क्षेत्र है ऊपरी गंगा का मैदान, तो ऊपरी गंगा के मैदान में भी इसका अनेक तरह से इसका विभाजन किया गया है। ऊपरी गंगा के मैदान में सबसे पहले आप देखेंगे यह है ये गंगा नदी, यह है यमुना नदी, यह है रामगंगा नदी, यह है गोमती नदी, यह मान लीजिए घाघरा नदी, गंडक, महानंदा, कोसी, अनेक नदियां हैं। यह है सोन नदी। तो हम लोग को बस क्षेत्रीय विभाजन से मतलब था। नदियां तो हम खैर जब नदियों का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन इस मैदान के बारे में देखिए, इस मैदान कैसे डेवलप हुआ है। तो जो अनेक भाषाएं हैं कि जो अनेक नदियां हैं अपने साथ अवसाद लाकर इसमें पाती हैं। आप देख रहे हैं कि ये सब कैसी नदियां हैं, इनकी धाराएं बहुत तेज है। ये हिमालय से निकलने वाली वर्षवाहिनी नदियां हैं, वर्ष भर बहती हैं और काफी ऊंचे भाग से निकलती हैं, हिमालय से लगभग निकल कर आती हैं। तो इनकी बेग भी तेज होती है। ये कैसी है? युवा नदियां हैं, तो इनकी बेग भी तेज होगी। बेग तेज होगी तो कटान ज्यादा करेगी, कटान अगर ज्यादा करेंगी तो ये ज्यादा से ज्यादा अवसाद लाएंगी। जब ज्यादा से ज्यादा अवसाद लाएंगी तो इनको पाटेंगी इसी गंगा के मैदान में। तो जो ये वाला एरिया है आप मैप में देखिएगा, इसको बोलते हैं रोहिलखंड का मैदान। इसको आप देखेंगे, इसको बोलते हैं रोहिलखंड, रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। ये वाला जो ऊपर में एरिया है रोहिलखंड का मैदान। यहाँ देखेंगे सहारनपुर है, यमुना नदी है, इसी रोहिलखंड के मैदान में मेरठ, सहारनपुर आदि स्थित है। यमुना के इधर में देखेंगे मेरठ आ जाएगा। तो ये जो है ऊपर में रोहिलखंड का मैदान बना।
इसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये इसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। आप इसको हिस्ट्री में बहुत सुने होंगे, गंगा यमुना दोआब, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र गंगा और यमुना दोआब। और ये बहुत ही उपजाऊ था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। इलाहाबाद काड़ा का क्षेत्र आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे, जब यहाँ पे संधि होगी किसके किसके बीच, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच, जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जब संधि होगी तो यही इलाहाबाद काड़ा का क्षेत्र जो गंगा और यमुना के दोआब के बीच में पड़ेगा, तो सुजाऊ दौला से लेकर किसको दिया जाएगा, शाह आलम द्वितीय को दिया गया है। तो वो जो इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र था, इसी गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित था और ये काफी उपजाऊ था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने खुश करने के लिए शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र सुजाऊ दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देता है। तो जो यही है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। तो इसको बोलते हैं रोहिलखंड का मैदान। इसके बाद यहाँ पे गंगा और यमुना का मैदान। इसके बाद जो गंगा और सोन नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मगध का मैदान। ये वाला जो है, ये वाला जो क्षेत्र था, इसको बोला जाता था मगध का मैदान। आप लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में इस मगध के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे कि ये मगध का मैदान जो कि काफी उपजाऊ था, ये उपजाऊ भी था उस काल में और एक तरह से ये सुरक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तरफ से गंगा नदी है, दूसरी तरफ से सोन नदी है, दोनों बड़ी नदियां हैं। तो इसी गंगा, सोन और पुनपुन नदी के मुहाने पे एक शहर विकसित किया गया था। गंगा और सोन के जो बीच में वही पाटलिपुत्र शहर था। तो यहीं पे कौन डेवलप किया था, उदयन। तो खैर उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन ये मगध का मैदान, ये भी गंगा और सोन के बीच का जो क्षेत्र था, ये भी उपजाऊ था, ये भी उपजाऊ जमीन है। इसके बाद जो ये राम गंगा और गंगा की नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोलते हैं राम गंगा का मैदान। यह है राम गंगा का मैदान, यह है राम गंगा का मैदान, यह राम गंगा का मैदान। इसके बाद इस गोमती के ये जो मैदान है, ये जो मैदान है, इसको बोलते हैं अवध का मैदान, अवध का मैदान, इसको बोलते हैं अवध का मैदान। और जो घाघरा के बीच का जो मैदान है, उसको बोलते हैं पूर्वी यूपी का मैदान। इसके बाद जो गंडक और घाघरा के बीच में जो डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं सारण का मैदान। ये जो है सारण का मैदान, सारण का मैदान। इसके बाद जो गंगा और महानंदा के बीच में डेवलप हुई है, वो महानंदा का मैदान। महानंदा का मैदान। इसके बाद ये नदियां बंगाल में चली जाती हैं, बंगाल के बाद फराकास होकर ये बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि ये रोहिलखंड का मैदान ऊपर में, इसके बाद गंगा यमुना दोआब, इसके बाद रामगंगा का मैदान, गोमती नदी तक अवध का मैदान, इसके बाद घाघरा और गंडक के बीच में जो मैदान डेवलप हुआ उसको बोलते हैं सारण का मैदान। इसके बाद महानंदा और इसके बीच में डेवलप हुआ तो महानंदा का मैदान। इसके बाद गंगा और सोन के बीच में जो किनारे किनारे डेवलप मैदान हुआ उसको मगध का मैदान बोला जाता है।
और ये देखिए कि ये सभी नदियां कैसी हैं, ये सभी नदियां लगभग वर्षवाहिनी है, सभी नदियां वर्षवाहिनी है। तो एक तो ये अवसाद ज्यादा लाएंगी, अवसाद ज्यादा लाएंगी तो यहाँ पे पाटन ज्यादा करेंगी, पाटन ज्यादा करेगी तो इस क्षेत्र में लगभग प्रति वर्ष कैसी मृदा का निर्माण होगा, खादर मृदा का निर्माण होगा। एक तो इस क्षेत्र में खादर मृदा का निर्माण होगा। दूसरी बात, यहाँ वर्ष भर जल उपलब्ध है, यहाँ पानी की उपलब्धता वर्ष भर है, तो ये क्षेत्र क्या होंगे, अधिक उपजाऊ होंगे, इस क्षेत्र में अधिक उपजाऊपन होगा। जब इस क्षेत्र में अधिक उपजाऊपन होगा, इसीलिए आप देखते हैं कि बिहार हुआ, यही बंगाल हुआ, आप जानते हैं कि बंगाल चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, चावल उत्पादन में बंगाल अग्रणी राज्य है। क्यों अग्रणी राज्य है, क्योंकि इसी गंगा के मैदान की वजह से वो तो एक तो बंगाल देखेंगे, वो तो एक तरह से लगभग ये जो बंगाल का पूर्वी हिस्सा जो दार्जिलिंग का हिस्सा है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये लगभग पूरी तरह से मैदानी इलाका है। ये कैसा इलाका है, लगभग पूरी तरह से मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका है। और किस मैदान पे बसा है, गंगा और उनकी जो सहायक नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है उस पे बसा है। और प्रतिवर्ष वहां पे नवीनीकरण होते रहता है, अवसाद लाकर जमा करती है नदियां, तो इसीलिए यहाँ पे खादर की उपलब्धता ज्यादा है। जहाँ खादर की मृदा की उपलब्धता ज्यादा होगी वहां पे उत्पादकता ज्यादा होगी, और एक तो वर्ष भर जल भी मिल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे चावल की उत्पादकता अधिक होती है। जूट की उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य, आप नाम सुने होंगे, जूट उत्पादन में बांग्लादेश उधर और इधर पश्चिम बंगाल बिहार में लगभग देखेंगे कि अग्रणी राज्य है जूट उत्पादन में। तो क्यों ये जूट उत्पादन, धान उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ये वर्ष वाहिनी नदियां हैं, और बरसात के दिनों में ये नदियों की स्पीड क्या होती है, तेज होती है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक जल की मात्रा होती है। क्योंकि पर्वत काफी ऊपर, जो हिमालय से निकलती है नदियां, तो पर्वत काफी ऊंचे ऊंचे हैं, तो हवाएं टकराती है, टकरा कर ऊपर उठेंगी, वहां से बारिश होगी, बारिश होने के बाद इन नदियों को बरसात के दिनों में अधिकांश जल उपलब्ध हो जाता है। जब यहाँ जल की उपलब्धता अधिक हो जाती है तो ये नदियां बाढ़ के रूप में क्या करती हैं, अधिक कटान करती हैं, वहां से कटान करके लाके जो यूपी या बिहार या बंगाल का हिस्सा है वहां पर अपने अवसाद को पाट देती है, जिससे वहां प्रत्येक वर्ष लगभग नवीनीकरण होते रहता है मिट्टियों का, तक इसीलिए वहां पे खादर मृदा का निर्माण होता है। तो ये था गंगा के मैदान के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बाद हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि पर चलेंगे, वहां से उत्तर भारत का विशाल मैदान का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।